जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम फाइनली कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे मैक आईएएस का मेडिवल हिस्ट्री का जो टेस्ट 18 है। ये मेरी ही दिक्कतों के कारण 3 पार्ट इसके हो गए हैं, क्योंकि कुछ शोर शराबे होते हैं तो मुझे रोकना पड़ता है वीडियो को, तो इसलिए हम 26 से कवर करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 26, रजिया सुल्तान के संदर्भ में। वह दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। उसने दिल्ली का जो शासन है वो अपने पिता इल्तुतमिश से उत्तराधिकार में प्राप्त किए थे। क्या इसमें सही हो जाएगा? इसमें दोनों ऑप्शन सही होगा। वो पहली बार तो प्रथम व अंतिम महिला मुस्लिम शासिका थी और वो लगभग 3 से 4 माह तक शासन की थी। रजिया सुल्तान का जो जन्म है वो 1205 ईस्वी में हुआ था और उसने देश पर सन 1236 से 1240 तक शासन किया था। रजिया सुल्तान जो थी वो दिल्ली के सिंहासन में हस्तक्षेप करने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। उसने दिल्ली का शासन अपने पिता इल्तुतमिश से अधिकार में प्राप्त कर लिया था और 1236 में जो है दिल्ली की शासिका बनी थी। उसे समझदार शासक होते हुए भी वो एक अच्छी शासिका नहीं बन पाई। और फिर मिनहाज सिराज में कथन दिया है, जिसको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में पूरा पढ़ा था। ये बस मैं यहाँ से स्टार्ट कर दी हूँ। और यहाँ पे दिया था इल्तुतमिश के बारे में, जिसने क्या किया था कि ये दिल्ली को राजधानी बनाने वाला ऐसा प्रथम मुस्लिम सुल्तान था। और इसने क्या किया, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली का प्रथम शासक और सुल्तान की उपाधि भी धारण किया था उसने बगदाद के खलीफा अल-मुंतशिर बिल्लाह से मान्यता प्राप्त की और वह प्रथम मुस्लिम शासक बने थे। क्वेश्चन नंबर 27 हम देखते हैं। जैसे खिलजी वंश में कितने सुल्तान हुए थे? 6 सुल्तान हुए थे। पहले जलालुद्दीन खिलजी, रुकनुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शहाबुद्दीन, मुबारक खिलजी और खुसरो। ये जो हैं 6 सुल्तान थे। जलालुद्दीन खिलजी, रुकनुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शहाबुद्दीन और मुबारक खिलजी, खुसरो। हम ऐसे याद करेंगे कि जब कोई चीज़ जलने लगता है ना, तो उसको कोई रोकता नहीं है, अलाउ कर देता है। अर्थात कि अलाउद्दीन जलेगा जब कुछ तो उसको रोकेंगे नहीं, तो रुकनुद्दीन उसको क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे। इसके लिए हमें शाहबासी और मुबारकबाद मिलता है। ठीक है, मुबारकबाद। शाहबासी शबासी शहाबुद्दीन और मुबारकबाद मुबारक खिलजी, और खुश रहने का आशीर्वाद मिलता है लास्ट में खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो दिल्ली सल्तनत की खिलजी वंश का तीसरा शासक था। उसका जो साम्राज्य था वो अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरशासप था। 28 नंबर है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। जैसे कि वह तुगलक वंश का पहला शासक था और उसने दीवान बंदगान की भी स्थापना की थी। गलत है, तुगलक वंश का ये तीसरा शासक था और इसने 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन किया था। उसने दीवान एक खैरात, ठीक है, जो कि अनाथों एवं विधवाओं की देखभाल करता था, की स्थापना की थी। और दीवाने जो बंदगान है ये दास विभाग की भी स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक जो था वो तुगलक वंश का तीसरा शासक था। इसने 1391 से 1388 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। वह 4 नए शहरों जैसे कि फिरोजाबाद, जौनपुर व हिसार को स्थापित करने के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में सल्तनत की राजधानी से दिल्ली में से देवगिरी में स्थानांतरित कर दी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में जो है सल्तनत की राजधानी को कहाँ से, तो दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित कर दी। ये कह रहा है पहला। और दक्षिण भारत में हमेशा विद्रोह होते रहते थे, इसलिए वहाँ शासन की सुदृढ़ता के लिए अस्थायी रूप से रहना आवश्यक था। क्या इसमें सही होगा? तो इसका जो हो जाएगा ना बी ऑप्शन में कह रहा है, ए आर दोनों सही है। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने अपने शासन काल में राजधानी परिवर्तन का प्रयोग किया था और उसने सल्तनत की जो राजधानी थी वो दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी, क्योंकि वह किसी ऐसे नगर को अपनी राजधानी बनाना चाहता था जहाँ पे सामरिक महत्व के साथ साथ सल्तनत के विस्तृत साम्राज्य के केंद्र में हो। दिल्ली उत्तर पश्चिम सीमा के अधिक निकट थी और मंगोल आक्रमण से हमेशा भय बना रहता था। दक्षिण भारत में हमेशा विद्रोह होते रहते थे और वहाँ शासन की सुदृढ़ता के लिए अस्थायी रूप में रहना आवश्यक था।
क्वेश्चन उसके बाद दिया है जैसे कि देवगिरी दिल्ली, गुजरात, लखनौती, सतगांव, सोनारगांव, तेलंगाना, माबर, द्वार समुद्र, काम्पिल्य से बराबर की दूरी पर था और इस तरह से सुल्तान साम्राज्य के केंद्र में था, इसलिए उसे राजधानी बनाया जाना सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त कदम था। क्वेश्चन उसमें आगे दिया तुगलक वंश के बारे में जैसे कि 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश की अंतिम शासक थे नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर दिल्ली सल्तनत में एक नए तुगलक वंश की स्थापना की। इस वंश ने 1414 में दिल्ली की सत्ता पर राज किया और ध्यातव्य हो कि दिल्ली सल्तनत के इस काल में चरम विस्तार और विघटन दोनों हुआ। तुगलक वंश में 9 सुल्तान हुए जैसे कि गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन, अब हम ऐसे याद करेंगे। पहले एक बार देखिए गया मोहम्मद रोज़ क्या करता था, तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, तो 3 याद हुए। गया कौन, तो गया मोहम्मद बिन बताए, ऐसे याद कर लीजिए। गया मोहम्मद बिन बताए रोज़ कहता था कि मतलब क्या करना है, जाना है, दोबारा जाना है। रोज़ कहता था कि जाना है, अर्थात मतलब गया से भी याद कर सकते हैं, गया जाने के लिए कहता था। या पहले तो गयासुद्दीन तो वैसे भी संस्थापक याद रहता है तुगलक वंश के, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक उसके बाद फिर फिरोज शाह तुगलक रोज़ जाने के लिए, अर्थात कि गयासुद्दीन इसमें होगा। गयासुद्दीन जाने के लिए अबू बकर, नसरुद्दीन, अलाउद्दीन और नुसरत शाह, इसको भी हम थोड़ा मतलब इसको रिलेट करने की कोशिश करें। जैसे देखिए इसमें हमने देखा ना कि गया मोहम्मद रोज़ मतलब जाने के लिए कहता था, तो गया मोहम्मद बिन बताए रोज़ और फिर वहाँ पे जाके भी गयासुद्दीन द्वितीय मगर फिर गया जाने के लिए दोबारा कहा। तो इस पर अब्बू ने क्या किया, तो अबू बकर आ जाएगा। गयासुद्दीन जब दोबारा गया तो अब्बू ने नासिर को अलाउ कर दिया, नासिरुद्दीन है तो अब्बू ने क्या किया, नासिर को अलाउ कर दिया कि सूरत दिखा दो महमूद को। ऐसे थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है जैसे कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, इससे क्वेश्चन मेरे सही हो जाते हैं। सैयद वंश की जो पश्चात जो वंश आया था वो था लोधी वंश, इसके संस्थापक बहलोल लोधी थे। कुल 3 शासक थे, एक बहलोल लोधी आया, सिकंदर लोधी, फिर लास्ट में आया जो है इब्राहिम लोधी। 31 नंबर क्वेश्चन जैसे है सल्तनत काल के संदर्भ में जैसे इल्तुतमिश ने तुर्क प्रभाव को कम करने के लिए फारसी परंपरा में आधारित सिजदा एवं पाबोस को प्रचलन का अनिवार्य कर दिया, तो ये सही है। और बलबन ने 40 के दल के प्रभाव को समाप्त कर दिया, ये भी सही है। बलबन जो था तुर्क प्रभाव को कम करने के लिए फारसी परंपरा पर आधारित सिजदा, जो कि घुटने बैठकर सम्राट को सामने सिर झुकाने का एक प्रथा था। पाबोस जो कि पाँव को चूमना प्रचलन अनिवार्य था। इसने क्या किया था ना कि अपने विरोधियों के प्रति बलबन की कठोर मतलब नीति चलाई। इसने लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया और इस नीति के अंतर्गत जो है विद्रोही व्यक्तियों की हत्या कर उसकी स्त्री एवं बच्चों को दास बना लिया जाता था। उसने अपने शासन काल में ईरानी प्रथा देवत्व का अधिकार को प्रसारित किया और पृथ्वी पर नियाबत खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि है ऐसा कहा खुद को। बलबन ने 40 दल चहलगामानी का जो प्रभाव था समाप्त कर दिया। उसने उलेमाओं के राज्य को किसी भी राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी। इसके दरबार में एक ईरानी त्यौहार नौरोज 9 वर्ष मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी स्थायी सेना का गठन किया और एवं सैनिकों को भूदान की जगह जो है वो नगद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की। कभी पूछ सकता है किसने देना स्टार्ट किया, अलाउद्दीन। इसने क्या किया था कि दाग एवं हुलिया प्रथा आरंभ की है, जिसके अंतर्गत राजा द्वारा सेना के घोड़े पर मुहरे का निशान लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी का कुछ गुजरात विजय अभियान हुआ था, जिसको कि प्रथम अभियान था गुजरात पर। यह बघेल राजपूतों का शासन था। यहाँ का शासक कौन था, कर्णदेव। गुजरात अभियान के लिए नुसरत खां को नियुक्त किया। वहाँ का राजा था कर्णदेव। कहाँ का, गुजरात का। तुर्क आक्रमण का सामना करने में असमर्थ हुआ, वह देवगिरी सीमावर्ती राज्य से भाग गया। अलाउद्दीन की जो खिलजी की जो सेना थी उसके राज्य पर अधिकार कर ली और सूरत, कैम्बे और सोमनाथ के नगरों पर अलाउद्दीन की सेना जो है अत्यधिक धन प्राप्त कर की और कैम्बे नगर से ही मलिक कफूर
पकड़ा गया था, जो बाद में अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का सेनानायक या प्रमुख बना। रणथंभौर के बारे में अगर हम देखेंगे कि अलाउद्दीन ने गुजरात से लौटते समय, जब वो गुजरात से लौट रहा था तो जैसलमेर पर आक्रमण किया, क्योंकि अलाउद्दीन की सेना को रोका गया था। राजस्थान के रणथंभौर में जो शासक थे वो हमीर देव थे। अलाउद्दीन ने मांग की कि वह इन भागे हुए सैनिकों को उसके हवाले कर दे, किंतु हमीर देव ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 ईस्वी में स्वयं रणथंभौर दुर्ग को घेरा डाला, और इसी समय कई विद्रोह भी हुए जैसे, किंतु अलाउद्दीन विचलित नहीं हुआ और 1301 में रणथंभौर पर उसका अधिकार जो है वो हो गया। चित्तौड़ विजय अभियान अलाउद्दीन का सबसे महत्वपूर्ण अभियान था। चित्तौड़ की विजय थी। इस अभियान में अमीर खुसरो ने भी भाग लिया था। उन्होंने इस आक्रमण का जो है विस्तृत वर्णन किया, और इस समय चित्तौड़ के शासक थे राणा रतन सिंह। चित्तौड़ अभियान का उद्देश्य था रानी पद्मिनी को प्राप्त करना था। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के शासक अपने बेटे खिज़्र खां को नियुक्त किया। मालवा जो था, अलाउद्दीन ने 1305 में मालवा की विजय की। कब? 1305 में। और एनुल मुल्क मुल्तानी को भेजा। इसने मालवा पर अधिकार कर लिया, और इसके बाद मांडू के दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन ने इन दोनों क्षेत्रों का शासन जो है वो एनुल मुल्क मुल्तानी को दिया, और इसके पश्चात सिवाना पर आक्रमण कर 1308 में यहाँ के शासक थे शीतल देव मारा गया, और कमालुद्दीन को सिवाना का शासक नियुक्त किया। इसके पश्चात जालौर पर विजय प्राप्त हुआ, और यहाँ के शासक थे कान्हदेव कृष्णदेव। इसी समय में अलाउद्दीन ने कई अन्य छोटे राज्यों पर विजय प्राप्त की, जैसे कि बूंदी, टोक, मंडोर और मारवाड़ आदि। कश्मीर, बंगाल, पूर्वी भारत क्षेत्रों को छोड़कर शेष भारत पर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने नियंत्रण स्थापित किया। कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है कौन से क्षेत्रों को छोड़ के, तो कश्मीर, बंगाल और पूर्वी भारत के क्षेत्रों को छोड़कर सब पे स्थापित किया। सल्तनत काल में जो सुल्तान के संदर्भ में उसकी प्रभुत्ता का जो वास्तविक साधन था सैनिक शक्ति थी, वह प्रमुख कानून और स्रष्टा एवं अपील का अंतिम न्यायालय भी था। तो देखिए, जो भारत में सल्तनत कालीन जो राज्य प्रधान मतलब धर्म प्रधान राज्य था, इसका अस्तित्व जो सिद्धांत के रूप में धर्म की आवश्यकता द्वारा उचित ठहराया गया था। सुल्तान सीजर राजनीतिक क्षेत्र में सर्वप्रधान तथा पोप धार्मिक क्षेत्र में सर्वप्रधान। अब सीजर क्या था? जो कि राजनीतिक क्षेत्र में सर्वप्रथम था। और वहीं अगर पोप का देखेंगे तो पोप जो था वो धार्मिक क्षेत्र में सर्वप्रधान तथा मिश्रित रूप में समझा जाता था। सिद्धांत तथा धार्मिक मामलों में जो उसकी शक्ति थी वो कुरान के पवित्र कानून द्वारा सीमित थी। अलाउद्दीन के अतिरिक्त कोई सुल्तान स्पष्ट रूप से धर्म की राजनीति से अलग नहीं रखा सका। व्यवहारिक रूप से भारत का सुल्तान एक पूर्णतः स्वेच्छाधारी शासक था, जिस पर कोई प्रतिबंध न था। उसका शब्दी कानून था। सुल्तान समय समय पर बगदाद तथा मिस्र के खलीफाओं के प्रति केवल शिष्टाचार युक्त स्वामी भक्ति अदा करता था। इसके सिर्फ 2 बार थोड़े थोड़े समय के लिए बाधा पड़ी थी, परंतु अपनी शक्ति के लिए वे न तो अपने खलीफाओं के ऋणी थे और न जनता की इच्छा के। सुल्तान की प्रभुता वास्तविक साधन सैनिक शक्ति भी हम देखेंगे, जैसे उस युग के केवल विचार शून्य जन समूह ही नहीं थे, बल्कि सैनिक, कवि और अमीर उलेमा भी समझते तथा स्वीकार करते थे। वहीं जैसे कार्यपालिका के जो सर्वोच्च प्रधान के रूप में सुल्तान राजकाज उन अधिकारियों तथा मंत्रियों की सहायता से चलता था जिन्हें स्वयं चुनता था। राज्य सार रूप में सैनिक प्रकृति का था और सुल्तान प्रधान सेनापति था। वह प्रमुख कानून स्रष्टा एवं अपील का अंतिम न्यायालय भी था। सल्तनत कालीन का राज्य स्वरूप जैसे कि देखेंगे, सैद्धांतिक रूप से यह एक इस्लामी राज्य था। क्या था? इस्लामी राज्य था, किंतु व्यवहारिक रूप से यहाँ शरीयत के कानून का पालन नहीं होता था। इसलिए जियाउद्दीन बर्नी ने दिल्ली सल्तनत को इस्लामी राज्य न मानकर व्यवहारिक और लौकिक माना था। इस्लाम के 4 स्कूल में हनीफी स्कूल सबसे उदार था। सल्तनत काल में जो वित्तीय व्यवस्था थी वो हनीफी स्कूल पर आधारित थी। तो कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस्लाम के 4 स्कूलों में हनीफी स्कूल सबसे उदार था, मतलब कभी दे सकता है सबसे उदार क्या था, तो हनीफी, या फिर हनीफी क्या है दिल्ली सल्तनत में, तो ऐसे जो है हनीफी स्कूल पर आधारित है, ऐसे देख लेंगे। प्रमुख पद हैं जैसे कि वकील ए दर दिया है, तो दर पे कारखाने लगाने हैं,
तो खैर खानों का प्रधान। दीवान हाजी जी जो होते हैं वो कार्यवाही की देख रेख करते हैं। जानदार तो शानदार होते हैं सुल्तान व्यक्तिगत रूप से। मजलिस लगी हुई है शाही दावतों में, अर्थात शाही दावतों एवं आयोजनों की देखरेख करता था। आमिर या खुद से अस्तबल में घोड़े खोदते हैं मिट्टी को। सहना एपिल हस्तशाला का प्रधान। दीवान आरिज अर्ज करेंगे क्योंकि बल है, और यह विभाग सेना की नियुक्ति, उनके प्रशिक्षण और सैनिक प्रशासन से जुड़ा था। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस विभाग के उत्तरदायित्व और भी बढ़ गए, जबकि हुलिया और दाग प्रणाली की अपनाई गई थी। एक गुप्तचर विभाग भी होता था, जिनके जो प्रधान थे वो बरीद मुमलिक होते थे। मुमकिन है कि हम गुप्तचर हो जाएं। दीवान वकूफ़ तो बेवकूफ़ लोग होते ही हैं जो हमेशा जलते हैं और उसको जल के खिल जाते हैं। और इसमें क्या होता था, राजकीय व्यय का ब्यौरा रखते थे। दीवान मुस्तखराज ये भू राजस्व, ठीक है, और ये अलाउद्दीन खिलजी का था। दीवान रियासत में हमें बाजार का नियंत्रण मिल जाए, तो नीति की कड़ाई में लागू करने वाला अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर विभाग की स्थापना की। सल्तनत काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो सुल्तान के अधिकार से मुक्त भूमि है? तो देखिए, वास्तव में जो सल्तनत काली भूमि व्यवस्था थी वो मुस्लिम विचारधारा और पूर्ण वचलित देश परंपराओं का मिश्रण था। सामान्य रूप से तुर्कों ने इस्लामी अर्थव्यवस्था संबंधी सिद्धांत को अपनाया, और यह व्यवस्था जो थी वो बगदाद के मुख्य काजी अबू याकूब द्वारा लिखी गई किताब उल खराज में लिपिबद्ध थी। सल्तनत काल में भूमि निम्नलिखित भागों में विभाजित थी: इक्ता, खालसा, मल्क, वक्फ, इनाम। और इसी में देखेंगे कि सल्तनत काल में जो सुल्तान के अधिकार से मुक्त भूमि थी वो मोरलैंड ने अनुदान कहा था। अनुदान जो है मिल्क मतलब राजा द्वारा प्रदत्त, और वक्फ धर्म सेवा के आधार पर, और इनाम मतलब ये होता था। खालसा एवं महरुशा खालसा भूमि वह भूमि होती थी जिसकी आयु सुल्तान के लिए सुरक्षित रखी जाती थी। वहीं प्रारंभिक सुल्तानों के समय बठिंडा और ग्वालियर खालसा भूमि थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय खालसा भूमि का जो विस्तार हुआ, किंतु फिरोज शाह तुगलक ने उसकी नीति को उलट दिया और उस समय खालसा भूमि कम हो गई। क्वेश्चन नंबर 35, सल्तनत कालीन कर जैसे खराज एक प्रकार का भूमि कर था जो केवल मुसलमानों को भूमि पर लगाया जाता था, और सल्तनत काल में खुम्स कर विरुद्ध के लूट के माल पर लगाया जाता था। खराज भूमि कर था जो कि हिंदुओं की भूमि पर लगाया जाता था। यहाँ क्या कह रहा है, जो मुसलमानों की भूमि पर, गलत है, किसके, हिंदुओं की भूमि पे। फिरोज तुगलक ने फुतवाते फिरोजशाही में इसका भाग 1/5 निर्धारित किया। उष्ण क्या था, यह मुसलमानों की भूमि पर लगाया जाता था। जिस भूमि पर प्राकृतिक रूप से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी उस पर जो है इसकी दर कुल उत्पादक का 1/10 भाग थी। जहाँ राज्य द्वारा सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती थी, इस दर का जो कुल उत्पादक था वो 1/5 भाग होती थी। ज़कात क्या था, तो यह जो धनवान मुसलमानों पर लगाया जाता था और उसकी आय का 2.5 मतलब 2.5% होती थी। इसका उपयोग धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था। खम्स ये युद्ध के लूट के माल पर लगता था, और इसका हिस्सा 1/5 भाग और सैनिकों का हिस्सा 4/5 भाग होता था, और राज्य का 1/5। किंतु अलाउद्दीन खिलजी ने उसे उलट कर दिया और फिरोज शाह तुगलक ने इसे पुनः स्थापित किया। सल्तनत कालीन में जो भू राजस्व खराज संग्रह की पद्धति थी वो हम देखेंगे गल्ला, बक्सी एवं बटाई। इसके 3 भाग थे। खेत बटाई, जब खड़ी फसल में राज्य का जो हिस्सा था वो निर्धारित कर दिया जाता था तथा वह खेत बटाई कहलाता था। लंक बटाई जो था वो फसल कटने के बाद किंतु भूसा अलग करने से पहले ही राज्य का हिस्सा निर्धारित कर दिया जाता था। रास बटाई, इसमें भूसा अलग करने के बाद तैयार अनाज का विभाजन किया जाता था। कानकुद क्या था, इसमें अनुमान के आधार पर राज्य का हिस्सा जो है निर्धारित किया जाता था। मसाहत भूमि जो थी माप की पद्धति थी, और अलाउद्दीन खिलजी ने मसाहत को पहली बार अपनाया।
सल्तनत कालीन में जो कृषि व्यवस्था हम देखेंगे इसमें क्या जो है सही हो जाएगा। इस काल में जो है कुएं की सिंचाई का मुख्य साधन था कुआं जो था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने कुओं की खुदाई के लिए ऋण भी प्रदान किए। और फिर दूसरा दिया, फिरोज शाह तुगलक ने प्रथम सुल्तान थे जिसने हक ए शर्ब नामक सिंचाई कर प्रारंभ किया। तो दूसरा, और इस काल में नहरों द्वारा सिंचाई का कोई प्रमाण नहीं मिलता। पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो देखिए कुएं की सिंचाई के मुख्य साधन था, और एमबीटी ने कुएं की सिंचाई के लिए खुदाई के लिए कुआं खुदाई के लिए ऋण दिए थे। कुएं सिंचाई के लिए एक नई तकनीक इस काल में विकसित हुई जिसे गियर प्रणाली कहते हैं, सकिया के नाम से जानी जाती थी। वहीं 14वीं सदी में नहर सिंचाई विकसित हुई थी। गयासुद्दीन तुगलक प्रथम सुल्तान थे जिन्होंने क्या किया, नहरों का निर्माण किया। फिरोज तुगलक ने कई नहर निर्मित कराई और यमुना नदी से राजवा और उलुग खानी नामक नहर निकलवाए थे। नहर थोड़ा इम्पोर्टेंट है। नदी से फिरोज शाही नामक नहर निकलवाई थी। किस नदी से? सतलज नदी से। और घग्गर नदी से और दूसरी काली नदी से निकलवाई थी, एक नहर और दूसरी। फिरोज शाह तुगलक प्रथम सुल्तान थे जो सिंचाई कर प्रारंभ किए, और उसके द्वारा लगाई गई जो सिंचाई थी वो उसे हक ए शर्ब नाम से जाना जाता था। वह कुल उपज का 10% होता था। 14वीं 15वीं और पहली बार मलबरी रेशम के कीट पालन का जो प्रारंभ हुआ, और इस काल में कलम लगाने की प्रथा प्रचलित थी। सल्तनत काल में किसानों की भूमि पर स्वामित्व नहीं था। भूमि की अधिकता के लिए भूमि स्वामित्व के प्रति अधिक सजगता नहीं थी। सबसे छोटे किसान बलाहार कहलाते थे। धनी किसान के वर्ग में खुद मुकद्दम और चौधरी आते थे। 37 नंबर देखेंगे। बलबन का जो मकबरा है वो, तो बलबन। लाल महल, तो बलबन। तो देखिए बलबन का मकबरा स्थापत्य बलबन से। लाल महल, लाल हमारा क्या होता है, खून, और खून से बल मिलता है, तो लाल महल जब भी पूछेगा दिल्ली में है बलबन। जमात खाना मस्जिद, तो जमात से ऐसे याद करेंगे कि जमा देते हैं, जमा देना मतलब मार देना, क्या है, अलाऊ है, तो जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा, अलाई मतलब कि अलाउ कर दो आने के लिए दरवाजे में, अलाउद्दीन खिलजी। 1000 सितून स्तंभ, अलाउद्दीन खिलजी। 1000 रुपये जो है अलाउ कर दो देने के लिए स्तंभ बनाने के में, तो अलाउद्दीन खिलजी हो गया। अतारखिन, तो तार जो होता है ना वो किसी भी इंसान को मीज़ देता है, ऐसा करंट मारता है। सुल्तानगढ़ी, सुल्तान कौन थे, तो इल्तुतमिश थे। जमात खाना मस्जिद जो है, इस मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के समीप करवाया, और यह पूर्णतः इस्लामी शैली थी निर्मित। इस मस्जिद में लाल पत्थर का प्रयोग किया जाता था। इस्लामी परंपरा में निर्मित ये थी। यह भारत की पहली मस्जिद थी। इसका जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया और इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया। अब तक कुल 4 मंजिल है। 1369 में बिजली गिरने से मीनार की ऊपरी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने क्षतिग्रस्त मंजिल की मरम्मत करवाई और एक नई मंजिल का निर्माण करवाया। अब कुल मंजिल जो थी 5 थी। 1505 में जब भूकंप की वजह से मीनार की क्षति हुई तो सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत कराई थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, कृति और लेखक दिया है, जैसे कि देखिए शाहनामा, शाह फिर हो गए। मखजन ए अफगानी, अफगान जो थे वो निज़ाम को पूछते थे, निज़ामुद्दौला। तहकीक एक हिंद, तो ये अलबरूनी की किताब। उर रहला इब्न बतूता। तारीख यामिनी, तो यामिनी कुतबी आती है। और जैन उल अकबर, अकबर सईद हो गए, तो अबू सईद। तारीख सलातिन, ये अफ़गान यादगार थे। और फिर मुनशद ए महरू, तो महरारू जो होती हैं वो ना आईना देखती हैं मुल्तानी मिट्टी लगा के, तो ऐसे याद कर लेंगे, महरू आइन मुल्तानी। बद उल बयान, बयान कौन देता है, तो जिसके पास दौलत होती है, दौलताबादी। तारीख सिंध, इसकी रचना 1600 में मीर मोहम्मद मासूम द्वारा की गई और इसमें अरबों की विजय हुई। मुगल सम्राट अकबर के महान तक के राज्य थे तथा सिंध इतिहास वर्णित था। खजान उल फुतूह तुगलकनामा, तारीख अल्लाई नूर सिपहार, अमीर खुसरो की थी ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। सल्तनत कालीन में मुद्रा व्यवस्था के संदर्भ में देखें। इल्तुतमिश ने पहली बार सिक्के का मानकीकरण किया था। सोने एवं चांदी के मिश्रण से बने सिक्के को क्या कहते थे, बिलन। तो देखिए सल्तनत कालीन में पूर्व मिश्र शुद्ध चांदी की कमी थी, और ए ऑप्शन इसमें केवल सही हो जाएगा। तो गौरी शासकों ने चांदी युक्त तांबे के सिक्के जारी किए थे, और सिक्कों पर
देवी लक्ष्मी, बैल और घुड़सवारियों की आकृति बनी थी। शासकों का नगर जो है नाम है नागरी लिपि में लिखा जाता है। इन सिक्कों को देहलीवाल कहा जाता था। इल्तुतमिश ने पहली बार सिक्के का मानकीकरण किया था और सोने और चांदी के टके और तांबे के जीतल जारी किए थे। मतलब जो इल्तुतमिश ने तांबे का जारी किया उसको जीतल और सोने और चांदी के टके थे। वहीं अगर सल्तनत के टकसाल द्वारा सामान्य तौर पर 3 धातुएं थी सिक्के द्वारा निर्मित थी, सोना, चांदी और बीलन। बीलन जो था वो चांदी व तांबे के निर्माण से था। यहाँ सोना और चांदी दिया। क्या था बीलन? चांदी और तांबे के निर्माण से। देवगिरी की विजय से पूर्व बंगाल द्वारा सोना और चांदी प्रेषित किया जाता था। 13वीं सदी की शताब्दी के दौरान सिक्के की ढलाई का यही स्रोत था। अलाउद्दीन खिलजी के समय चांदी की मुद्राएं प्रमुख थीं। गयासुद्दीन तुगलक के काल में सोने एवं बीलन की तुलना में चांदी के सिक्के कम मिलते थे। फिरोज तुगलक के अधीन चांदी के सिक्के लुप्त हो गए। 15वीं शताब्दी में बीलन के सिक्के प्रभावी रहे क्योंकि शासकों के द्वारा अन्य सिक्के नहीं जारी किए गए थे। सल्तनत कालीन न्याय व्यवस्था एवं दंड व्यवस्था, इन देखेंगे। मुस्लिम कानून, कुरान क्या कहता था? मुस्लिम कानूनों का प्रमुख स्रोत था। हदीस, पैगंबर एवं कथनों के कार्यों का उल्लेख। इज्मा, तो जमा हो गए हैं क्या? तो मुजतहिद, तो ऐसे याद करेंगे। मौज करने वाले लोग जमा हो गए हैं और ये इस्लामी कानून की व्यवस्था करने वाले विधिवेत्ता अथवा विधि शास्त्री द्वारा थे। अल्लाह की इच्छा का ही रूप था इसमें। माना जाता है कानून के इस स्रोत को इज्मा कहते हैं। कयास, तर्क और विधि विश्लेषण के आधार पर कानून की व्याख्या। सल्तनत काल में प्रत्येक प्रांत तथा विलायत शिक में तथा प्रत्येक शिक को परगना में बांटा जाता। सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी और गांव का मुखिया मुकद्दम या चौधरी कहलाता। बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रत्येक प्रांत तथा विलायत को शिक में बांटते थे और शिक को परगना में, और गांवों के समूह को परगना कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव का मुखिया मुकद्दम या चौधरी था। वह समस्त ग्रामीण प्रशासनों के लिए उत्तरदायी था। भू राजस्व निर्धारण एवं वसूली के साथ राजस्व संबंधी सभी कागजात वह रखता था। गांवों की सुरक्षा का कार्य चौकीदार का होता था और जो ये गांव का अधिकारी वंशानुगत होते थे। इन्हें वसूल गए भू राजस्व का एक भाग प्राप्त होता था। गांव का प्रशासन ग्राम पंचायत के माध्यम से होता था। इसलिए मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्तर पर प्राचीन परंपराएं यथावत रहीं। सल्तनत कालीन में जो चहलगामी 40 तुर्कों की समूह था इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। ये सरदार तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के सुल्तान को अपना सहयोग देकर महत्वपूर्ण भूमिका निकालते थे। अंत इसका कौन? बलबन ने कर दिया। असिजदा एवं पैबोस पैरों को चूमने जैसी प्रथाएं प्रारंभ की। बलबन में देरान के दरबार में ईरानी त्यौहार नौरोज मनाने की प्रथा हुई। दीवानी अर्धसैन्य विभाग का गठन हुआ। मंगोले के भय से ये अपने राज्य का विस्तार नहीं कर पाया। इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मेडावल का जो है, मेडावल का जो हमारा टेस्ट नंबर 18 है वो ख़त्म हुआ। इसमें कुल जो टोटल हैं मेडावल में 4 टेस्ट हैं, ठीक है। तो 18 है, 19 है, 20 है और 21 है। 4 टेस्ट है। मैं कोशिश करूँगी जल्द ही आगे का भी टेस्ट अपलोड करूँ। थैंक्स फॉर